नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बद्रीनाथ से बड़ी खबर मिल रही है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। टिहरी विधायक विक्रम सिंह नेगी बने मुख्य पर्यवेक्षक। पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी प्रदेश महासचिव महेंद्र सह पर्यवेक्षक बनाए गए। पर्यवेक्षक जल्द ही बद्रीनाथ विधानसभा का करेंगे दौरा। जिला ब्लॉक नगर अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश कमेटी को भी सौंपेंगे संभावित प्रत्याशियों का पैनल। और इस सीट पर टिकट के लिए 9 दावेदारों ने किया है आवेदन। मंगलौर से बसपा ने भी टिकट को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है और उबैदुर रहमान को टिकट देने की घोषणा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और ऐसे में बसपा ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अब जल्द ही कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। और मंगलौर से बसपा ने सस्पेंस खत्म कर दिया है और जो पूर्व विधायक थे, दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी, उन्हीं के बेटे को टिकट दिया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है पार्टियों के बीच में उपचुनाव को लेकर? जी सर, बिल्कुल उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जो कि 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को मतगणना होगी, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, अपनी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मंगलौर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विधायक रहे करतार सिंह भडाना को मैदान में उतारा है। तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी, जो कि कांग्रेस के सिंबल पर 2022 में विधानसभा का चुनाव जीते थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो वहीं बसपा ने भी अपना सस्पेंस खत्म किया है और बसपा ने मंगलौर विधानसभा सीट से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को यह टिकट दिया है। और बसपा पार्टी जो है वो बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव नहीं लड़ रही है। तो वहीं लेकिन अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और कांग्रेस ने पर्यवेक्षक भी तैनात किए हैं और मुख्य पर्यवेक्षक टिहरी विधायक विक्रम सिंह नेगी को बनाया गया है। जी। मंत्री प्रसाद नैथानी और महेंद्र सिंह नेगी, इन्हें जो है प्रभारी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ये तमाम जिला ब्लॉक अध्यक्षों से, नगर अध्यक्षों से और वहाँ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे राय मशवरा करके जो है जो एक मजबूत कैंडिडेट होगा, जो साफ छवि का कैंडिडेट होगा, ऐसे कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी तलाश रही है जो वहां पर कांग्रेस पार्टी की साथ बचाने में कामयाब रहे। क्योंकि यह अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों ही दलों की साख दांव पर लगी हुई है। और बद्रीनाथ विधानसभा सीट की खासतौर पर बात करें तो जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उसके बाद से जो है दोनों दलों की साथ ही सीट पर दांव पर लगी हुई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के तो कई दावेदार है, जैसे कि लखपत बुटोला, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता है, तो उनका भी नाम चर्चाओं में चल रहा है। इसी के साथ साथ प्रकाश रावत पूर्व ब्लॉक प्रमुख ये रहे हैं जोशीमठ के, माधवी सती ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही है जोशीमठ से, तो और केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत, इनका नाम जो है चर्चाओं में चल रहा है बद्रीनाथ सीट को लेकर। तो वहीं अगर मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रबल दावेदार जो काजी निजामुद्दीन माने जा रहे हैं, क्योंकि 2022 में भी काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़े थे और करीब 500 वोटों से हालांकि उनकी हार हुई थी। 2017 में वो चुनाव जीते थे मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस इनके सिंबल पर। तो ऐसे में काजी निजामुद्दीन के अलावा कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर नहीं है जो कि मजबूती से चुनाव लड़ सके। ऐसे में तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मंगलौर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन को जो है टिकट दे सकती है। लेकिन जो सस्पेंस बना हुआ है वो भी बद्रीनाथ विधानसभा सीट को बना हुआ है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर अभी कांग्रेस पार्टी कौन सा ऐसा कैंडिडेट उतारती है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके और ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है उसे बुलंद करने का काम करे।
अरुण, अगर मंगलोर सीट की बात करें तो एक और जहां बसपा ने इमोशनल कार्ड खेला, उनके बेटे को ही जो पूर्व विधायक थे उनको टिकट दिया है, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का और बसपा का लगातार इस सीट पर हमेशा से गढ़ भी माना जाता रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती ये हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल देखिए, जब से मंगलौर विधानसभा सीट जो अस्तित्व में आई है तब से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक भी बार जो है मंगलौर विधानसभा सीट को नहीं जीती है, जिसकी हम्म। सीट पर ये बसपा की परंपरागत सीट मानी जाती है और बसपा का गढ़ ये माना जाता है, क्योंकि 4 बार इस सीट से बसपा चुनाव जीती है तो वहीं एक बार कांग्रेस इस सीट से जो है चुनाव जीती है। तो हम्म। ऐसे में जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती सीट पर है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा ने भी इमोशनल कार्ड खेला है और दिवंगत विधायक के बेटे को टिकट दिया है, तो वही ये चुनौती कांग्रेस के लिए भी कम नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए भी ये चुनौती बड़ी रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती सीट पर मानी जा रही है वो भाजपा के लिए मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा को एक ही बार जो है ये सीट नहीं मिली है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश में विधायक रही हैं, हरियाणा में विधायक रहे हैं, प्रताप सिंह भड़ाना को जो है वहां से टिकट दिया है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि इस सीट पर जो है पहली बार वो अपना परचम लहरा सके। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का लगातार दावा है कि दोनों विधानसभा उपचुनाव को जीतने का काम करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मंगलौर विधानसभा सीट का कम चुनौती भरी नहीं है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मंगलोर विधानसभा से उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं मंगलोर विधानसभा से बसपा ने भी अपने प्रत्याशी के तौर पर स्वर्गीय हाजी सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी को प्रत्याशी घोषित किया है। करतार सिंह भड़ाना एक रैली के माध्यम से मंगलोर विधानसभा में लोगों से मुलाकात करेंगे। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? जिस तरह से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को मंगलौर में फाइनल कर दिया है, बसपा ने कर दिया है, हालांकि कांग्रेस ने अभी नहीं किया है, तो क्या माने किस तरह की तैयारियां आप पार्टियों के बीच में देखी जा रही है? बिल्कुल देखिए विशाल, भारतीय जनता पार्टी ने 10 जुलाई को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषित कर दी है। हरिद्वार जिले में जो उपचुनाव होने वाले हैं मंगलौर सीट, तो उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वहाँ कहीं न कहीं गर्मी देखी जा रही, क्योंकि हमने देखे कि लगातार यहाँ पे मंगलौर सीट पर कांग्रेस पार्टी या फिर बसपा पार्टी का परचम हमेशा लगा, क्योंकि यहाँ से आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी इस सीट को नहीं जीत पाई। लेकिन कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि इस बार मंगलौर सीट भी उनके खाते में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों जो लोकसभा सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम किए। तो इसी को लेकर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने जो प्रत्याशी उसकी घोषणा भी कर दी, और एक रैली के माध्यम से जो भाजपा प्रत्याशी वो लोगों से मुलाकात भी करेंगे और डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क भी करेंगे। कहीं न कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से विकास के मुद्दों को लेकर और तमाम जो अन्य मुद्दे हैं वो मुद्दे लेकर जनता के बीच में पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि इस बार भी उनके जो मुद्दे रहने वाले वो विकास के मुद्दे रहेंगे। मंगलौर विधानसभा में विकास किया जाएगा, और यहाँ पे जिस तरीके से तमाम जो अन्य पार्टी वो भी अब लोगों के बीच पहुंचकर अपने अपने मुद्दों यहाँ पे गिनवा गई है। जी मनोज, करतार सिंह भड़ाना पर दाव खेला है बीजेपी ने, क्या इसके पीछे की वजह मानी जा रही है? आखिर किस तरह का जुड़ाव है उनका जनता के साथ? बिल्कुल देखिए, करतार सिंह भड़ाना किसानों के नेता रहे, और यहाँ पे हमने देखा कि हरियाणा में भी उन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद यहाँ पे अब कहीं न कहीं जो उप चुनाव होने वाले हैं मंगलौर में, तो यहाँ पे किसान बहुमूल्य क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ये कहना सही होगा कि यहाँ पे जो एक दाव लगाया करतार सिंह भड़ाना के ऊपर, वो बिल्कुल सही होगा कि किसानों के प्रति कहीं न कहीं उनका एक लगाव देखा जा सकता है। तो उसको लेकर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट था वो उसकी घोषणा कर दी, प्रत्याशी की घोषणा यहाँ पे कर दी है। तो अब वो जनता के बीच में जाएंगे, अपने मुद्दे उनको गिनवाएंगे। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है विशाल, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दों को लेकर अक्सर जनता के बीच में पहुंचते हुए विकास किया जाता है, तो वो मुद्दे यहाँ पे भी कहीं न कहीं भारतीय जनता की जो पार्टी है वो जनता के बीच पहुंचेगी। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिनसर के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए गए 4 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में वन विभाग के फायर वॉचक और पीआरडी के जवान भी शामिल हैं।
वहीं हादसे का सीएम धामी ने भी संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा भी इस दौरान की है। लगभग 3-3:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि बिनसर कक्ष संख्या 8 में नीचे किसी ने गधेरे में आग डाल दी है। और जैसे ही हमें आग की सूचना मिली तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी, और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटनास्थल की ओर गई। तो बिनसर गेट से 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके बुरुसकुटिया नामक एक जगह है, वहाँ से स्टाफ रोड से शायद संभवतः, जो हमको देख के भी लग रहा है क्योंकि कोई भी स्टाफ जो उनमें से था वो बोलने की हालत में नहीं है, तो वहाँ से ये नीचे को देख करके एनालिसिस कर रहे थे कि आग कहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अचानक से तेज़ हवा का झोंका आया और तो आग ने बिल्कुल एकदम से चारों ओर से घेर लिया और ये लोग वहीं पे आग में, जंगल की आग में झुलस गए। ये संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार 8 लोग थे, जिसमें से 4 लोग जो घायल हैं उनको हम यहाँ बेस हॉस्पिटल लेके आए हैं, और 4 अन्य जो हैं वो आग, जंगल की आग में झुलस के उनका देहांत हो गया। और संवाददाता नजीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नजीम, क्या कुछ ये मामले देखे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जैसे कि वन अग्नि भी बढ़ रही है और ऐसे में जो लोग हैं वो जब आग बुझाने जा रहे हैं तो वो खुद ही उसका शिकार भी हो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी बड़ी घोषणा की है। किस तरह का माहौल है, किस तरह से देखा जा रहा है पूरे माहौल को? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार मौसम गर्म बना हुआ और पहाड़ों में कभी इस तरह का मौसम नहीं देखने को मिला, लेकिन अब इस बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिस वजह से जंगलों में पूरी जो पिरूल होती है या घास होती है पूरी तरह सूखी होती है, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों द्वारा किसी से जानबूझ के किसी से अनजाने में तो वहाँ जंगलों में आग लगाई जाती है। जब उस आग बुझाने का काम वन विभाग के कर्मचारी या अन्य कोई लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई हादसे का शिकार होता है। उसी का उदाहरण ये कल दिन का मामला है, जिसमें बिनसर सेंचुरी में आग लगी थी, जिसकी सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने गए, लेकिन वो 4 लोग मौके पर ही आग से बुरी तरह से झुलस गए और उनकी मौत हो गई थी। जी बिल्कुल नजीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नगर पालिका सभागार में शहर की व्यवस्थाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज संबंधित विभागों के साथ बैठक की है और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और शहर में हो रही पानी की किल्लत को लेकर पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों को 1 सप्ताह में व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं शहर में बह रहे सीवर को 1 सप्ताह में ठीक करने के निर्देश भी कैबिनेट मंत्री ने दिए हैं। पहाड़ों की रानी है मसूरी। उत्तराखंड ही देश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। अगर देश से कहीं बाहर आप जाओ, मुझे विदेश जाने का मौका मिला और जब मैंने मसूरी का नाम लिया तो लोग जब मसूरी को पूरा विश्व जानता है। मसूरी सुंदर होनी चाहिए, मसूरी का तो स्वरूप बिगड़ना नहीं चाहिए। उसको लेकर मैंने सारे विभागों के अधिकारियों की बैठक यहाँ पर ली और जो पिछली बैठक में जो बिंदे आए थे उनकी समीक्षा की और मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि हफ्ते दिन के अंदर 15 दिन के अंदर मुझे आप लिखित प्रस्ताव देंगे। जैसे कई जगह बिजली के बोर्ड लगे हैं, उन पे लाइन नहीं खींची गई है, बिजली की लाइन अंडरग्राउंड होनी है। यहाँ पर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी। 144 करोड़ की योजना में एक लेकर दिल्ली से प्रधानमंत्री जी के यहाँ से लेकर आया था, वो योजना का काम लगभग पूरा हो गया है। प्रदेश की हर समस्या पर सीएम धामी अकेले ही मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। ये हमारा नहीं बल्कि कांग्रेस का कहना है और उनकी माने तो धामी सरकार के मंत्री कहीं भी नजर नहीं आते हैं। अब उत्तराखंड में मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी है ये तो जनता बेहतर समझती है, पर मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है।
देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर विपक्ष हमलावर है। नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना लाजमी भी है। चारधाम यात्रा में अव्यवस्था, प्रदेश में वनाग्नि की घटना हो, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था हो या पहाड़ से लेकर मैदान तक बिजली पानी के लिए तरसती जनता, हर एक मोर्चे पर धामी सरकार के मंत्रियों के नाम असफलता के अनेक खिताब हैं। यह बात अलग है कि सभी मोर्चों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन मैन आर्मी की तरह अकेले ही खड़े नजर आए हैं। हमारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस कांग्रेस आके की अब ये उनका सब्जेक्ट हो सकता है विपक्ष के नाते, लेकिन हमारे मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं और यही कारण रहा कि हम दोबारा उत्तराखंड में रिपीट हुए हैं और 5 सीटें हमने तीसरी बार लोकसभा में रिटेन की हैं। देहरादून के धर्मपुर में बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि हमारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े करना कांग्रेस का निजी सिलेबस हो सकता है, लेकिन हमारा पूरा मंत्री परिषद बेहतर काम कर रहा है, जिसका परिणाम यह है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी लगातार जीत के नए मुकाम तय कर रही है और हमारे मंत्रियों के नाम से ही जनता प्रभावित है, इसलिए हम जीत रहे हैं। ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए। तो हमारी पूरी सरकार है जो कि मंत्री परिषद है वो बेहतर काम कर रहा है, जनता उससे कन्विंस है, तभी परिणाम हमारे पक्ष में जा रहे हैं। ये कांग्रेस की समझ में आ जाना चाहिए। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि विकास कभी भी बीजेपी की लिस्ट में नहीं है। सरकार के मंत्रियों को जनता से कोई लेना देना नहीं, ये बस जुमलेबाजी करते हैं। प्रदेश में ज्वलंत मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं। अंकिता भंडारी हत्याकांड या फिर UKSSC भर्ती घोटाले के सभी मुद्दों पर हमने सवाल किए, लेकिन बीजेपी के नेता हमेशा मौन रहे। कांग्रेस का कहना है कि आज के समय में अगर विधानसभा चुनाव करवा दिया जाए तो राज्य से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो ये लोकसभा का चुनाव जो हुआ उससे इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जिस प्रकार से कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत कम हुआ है और जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे थे उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। हम बार बार पूछते रहे कि अंकिता भंडारी में VIP कौन है, ये लोग आज तक VIP का नाम नहीं बता पाए। SSC वाले मामले में हम पूछते रहे, ये लोग उसमें भी कोई जवाब नहीं दे पाए। हम विधानसभा बैकडोर भर्ती की बात करते रहे, पेपर लीक की हम लोग बात करते रहे, लेकिन इन मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। आज मंत्रियों की परफॉर्मेंस सिर्फ ये है कि ये अपने वरिष्ठ नेताओं की, जो दिल्ली के नेता हैं उनकी परिक्रमा कर रहे हैं और किसी तरह को अपने को दिखाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अगर आज की डेट में उत्तराखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के नेता भले ही अपने मंत्रियों की तारीफ कर रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि मंत्रियों के काम नहीं करने की वजह से चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में ही राज्य की पूरी देश में बदनामी हुई। मंत्रियों के काम नहीं करने की वजह से ही राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ तक पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। मंत्रियों के काम नहीं करने की वजह से ही देहरादून में जाम की स्थिति है। मंत्रियों के काम न करने की वजह से ही प्रदेश में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक का हाल बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के तहत भूस्खलन चिन्हित क्षेत्रों का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम ने निरीक्षण किया है। टीम ने संबंधित विभागों के साथ कैम्पटी और गलोगी क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के दौरान कई जगह आपदाएं घटित होती हैं, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम के साथ संबंधित विभागों की टीम ने निरीक्षण किया है। देखिए, मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिल्ली से हूँ, गृह मंत्रालय से। हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था, लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, जिसके तहत हमने 4 स्टेट चुने थे, जिसमें से उत्तराखंड भी एक स्टेट था। तो ये हमारा जो स्कीम था, बेसिकली हम चाहते थे जहाँ भी स्लोप अनस्टेबल है वहाँ के कुछ सेक्टर्स को अडॉप्ट करें और वहाँ पे हम मिटिगेशन मेजर्स लगाएं, जिसमें से आज हम अपनी टीम को यहाँ लेकर आए हैं। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है और यहाँ पे आपके साथ है PWD है, हमारे साथ RWD है और हमारे पास THDC के लोग हैं, BRO के लोग हैं, जो हमें यहाँ पे समझा रहे हैं और जो जिन्होंने साइट पे वर्क किया है वो बता रहे हैं कि किस तरह से मिटिगेशन मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए डिफरेंट साइट के हिसाब से। कितने का बोरहोल करना चाहिए, कितना मैशिंग लाना चाहिए, कौन से साइज़ का हमें डबल ट्विस्टेड बार देने चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी हम विस्तृत तरीके से सबको समझाने में सक्षम हुए इस पर्टिकुलर साइट पे, जो कि कैम्पटी चढ़ोगी है।
इसके बाद हम अपनी दूसरी साइट पे जाएंगे जो कि मसूरी गलगोगी पे है, जहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे किस तरीके के प्रबंधन किए गए हैं, किस तरह से मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं। भीषण गर्मी से कुछ देर की राहत पाने के लिए हम अक्सर ठंडा पानी पीते हैं, पर अगर देहरादून के कुछ इलाकों में आपको इस भीषण गर्मी में पानी के लिए ही भटकना पड़े तो सोचिए क्या स्थिति होगी। कुछ ऐसी ही स्थिति से राजपुर रोड वार्ड नंबर 4 के लोग गुजर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जल आपूर्ति बहाल करो, जल आपूर्ति बहाल करो, जल आपूर्ति बहाल करो। उत्तराखंड में भीषण गर्मी अपने अब तक के अधिकतम रिकॉर्ड पर है। देहरादून में तो जून की गर्मी ने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में देहरादून शहर में जलापूर्ति करने वाली नदियों के साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। देहरादून के कई वार्डों में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन जिन इलाकों में ज्यादा समस्या है उसमें किशनपुर, काठबंगला, आंशिक, ढाकपट्टी गांव शामिल है। में जो फिल्टर प्लांट है 15 mld कैपेसिटी का है वो, लेकिन आज के टाइम पे सोर्स में पानी कम हो जाने के कारण जो ऊपर शिखर फॉल, मौसी फॉल से जो पानी आता है वो पानी कम हो जाने के कारण हमें 5 mld यानी 50 लाख लीटर पानी पर डे कम मिल रहा है। मात्र हमें 10 लाख लीटर पानी ही मिल रहा है, 10 mld पानी मिल पा रहा है, जिससे कि ये किशनपुर से ऊपर किशनपुर, काठबंगला और साईं मंदिर वाला एरिया, इस एरिया में थोड़ा पानी की दिक्कत चल रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया कि हमने 1 टाइम सप्लाई की है। अभी तक 2 टाइम सप्लाई कर रहे थे हम सुबह शाम को, क्योंकि पानी कम हो चुका है। अब हम 1 टाइम सप्लाई कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि लास्ट के छोर पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करते हैं। जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ हम टैंकर भेज रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे भी हैं जहाँ पे हमारे ट्यूबवेल के भी डिस्चार्ज कम हुए हैं। जैसे हमारा सहसधार रोड पे SGRR का ट्यूबवेल है, उसका डिस्चार्ज भी कम हो चुका है। तो डिस्चार्ज कम होने के कारण हमारी टैंक प्रॉपर भर नहीं पाते हैं और उससे लास्ट इंड तक पानी पहुँच नहीं पाता है। तो मेनली हमारा ये राजपुर रोड है, थोड़ा सहसधार रोड वाला एरिया है। बाकी IT पार्क वाले एरिया में तो ऑलरेडी से वहाँ पे तो ट्यूबवेल ही कम है, क्योंकि वहाँ पूरा ग्राउंड जो पानी का लेवल हुआ लेवल वहाँ पे है नहीं। जो अंडरग्राउंड लेवल बहुत कम है वहाँ पे तो हमेशा थोड़ा दिक्कत बनी रहती है। वहाँ पे हम टैंकर से ही भेजते हैं। देहरादून के वार्ड नंबर 4 के लोग भी पानी की समस्या से काफी परेशान हैं। इसको लेकर स्थानीय लोग उत्तराखंड जल संस्थान के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। क्षेत्र की निवर्तमान पार्षद उर्मिला थापा के नेतृत्व में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो जल संस्थान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। हमने 15 दिन पहले पूरे शहर को लेके महाप्रबंधक जी के यहाँ सूर्यकांत दसमाना जी के नेतृत्व में किया था प्रदर्शन, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। अभी मैं वार्ड नंबर 4 से निवर्तमान पार्षद भी हूँ और महानगर महिला अध्यक्ष भी हूँ। उसके नेतृत्व में हमने आज पूरा राजपुर में, जहाँ से कि पानी पूरी सप्लाई जा रही है, वहाँ जहाँ 4 मंजिल में पानी बगैर मोटर के चलता था, वहाँ आज 1 मंजिल में भी पानी नहीं आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर में तक लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। ढाकपट्टी गांव, जहाँ की टंकियाँ ओवरफ्लो होके वॉल खराब हो जाया करते थे, और किशनपुर, कैनाल रोड, गब्बर सिंह बस्ती, काठबंगला बस्ती, जो कि पहाड़ में बिल्कुल चट्टान में 64 घर बसे हुए हैं। उन 64 घरों का पाइप बार बार टूटता है। क्या जल संस्थान के पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि वो उसका परमानेंट कोई सोल्यूशन निकाल सके? पानी की समस्या इतनी जर्जर हो गई थी कि 3 तारीख से काठबंगला के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पानी नहीं आया, गब्बर सिंह बस्ती के आधा क्षेत्र में पानी नहीं आता। इनको वहाँ पानी नहीं दिखाई देता। मैंने साल भर पहले से इन्हें NOC नगर निगम से ट्यूबवेल के लिए दिलाई हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो 1 साल के अंदर कोई भी ट्यूबवेल, क्यों आज तक राजपुर वार्ड नंबर 4 में एक भी ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है, बढ़ गए हैं। तो जब जल संस्थान अपना कोई प्रयास नहीं करेगा, मेरे पूर्व में कई लेटर गए हैं, हमारे जल स्रोत हैं, उन जल स्रोत का कोई दोहन नहीं हो रहा है। किसी तरह से पानी को, जो हमारे पास पानी है उसको भी ये संचित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्या दूर हो। तो और समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही, जबकि पानी हमारे वार्ड से आ रहा है और हमारे वार्ड नंबर 4 राजपुर के लिए पानी की समस्या है। वहीं पानी की समस्या को लेकर लोग लगातार जल संस्थान में शिकायतें भी कर रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर जल संस्थान भी तर्क दे रहा है।
जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने बताया कि इस समय गर्मी ज्यादा हो रही है, जिसके कारण जल स्तरों में पानी काफी कम हो रहा है। पहले 15 MLD पानी की सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब ये घटकर 5 MLD हो गई है, जिससे पानी की समस्या बढ़ गई है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन जगहों पर पानी की ज्यादा समस्या है, जल संस्थान टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचा रहा है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, लगातार टैंकरों से पानी की सप्लाई जारी रहेगी। अभी आपको बताया जो हमारा सोर्स है ऊपर शिखर फॉल, वहाँ पे सोर्स पे पानी बरसात आने के कारण, बारिश न होने के कारण पानी वहाँ पे घट चुका है। तो जो ये पानी पहले हमें 15 MLD मिलता था, वो अब मात्र 10 MLD मिल रहा है। तो 5 MLD तो हमें यहीं से कमी हो पा रही है। और जो बाकी जो ट्यूबवेल के जो डिस्चार्ज का जो लेवल है वो भी डाउन जा चुका है, जिससे कि पानी हमें प्रॉपर मिल नहीं रहा है। अभी जो हमारा यहाँ पे SGRR में ट्यूबवेल है, करीब 1200 LPM पहले हमें उससे पानी मिल रहा था। आज के टाइम पे 700 LPM में उससे पानी मिल रहा है। 500 LPM पानी उसमें कम हो चुका है, यानी ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। अच्छा, एक आपने कॉल सेंटर, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से पेयजल समस्या हुई है। लेकिन ये भी तो सच है कि इन समस्याओं के लिए हम सब खुद ही जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। दूर करो, दूर करो, दूर करो। जल आपूर्ति बहाल करो, जल आपूर्ति बहाल करो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।